स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, जिनमें सेविंग इनकम और इन्वेस्टमेंट वगैरह शामिल थे, और इनसे अलाइड कोर्सेज जैसे अलाइड टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट सच एज बैंक्स एंड लोन and pension and other type of saving accounts and so on. Today we are going to study some other concepts related to the financial literacy, and these include assets, liabilities, and equity. Assets, liability and equity जाहिर सी बात है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू द फाइनेंस। एक एंटरप्रेन्योर के लिए इनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एसेट्स होते हैं बेसिकली वो चीज़ें जो कि आपकी अपनी होती हैं, जैसे कि आपका कैश, आपकी प्रॉपर्टी, द इन्वेस्टमेंट्स यू हैव मेड इन योर बिजनेस। लाइबिलिटीज़ डेट्स होते हैं जो कि आपके ऊपर कर्जे होते हैं, यानी आपने अदायगियाँ करनी होती हैं, जैसे कि लोन हैं या रहन वगैरह रखे जाते हैं, मोर्गेजेस जिनको कहा जाता है। इक्विटी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान का फ़र्क होता है, यानी आपके कितने अपनी ज़ाती अशिया या एसेट्स हैं और कितने आपको अदायगियाँ करनी हैं, और उनमें जो बाकी फ़र्क बचता है वो इक्विटी कहलाती है, और वो असल में आपकी ओनरशिप की असल वैल्यू को शो करती है। अब इनको हम फाइनेंशियल जो किसी भी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको समझने और उसके मुताबिक डिसीजन लेने में हेल्प आउट करते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम एसेट्स की बात करेंगे। एसेट्स अब वो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो उनकी वैल्यू होती है और वो आपकी ओनरशिप में होती हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है या स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपके पास जो कैश है, और फिजिकल भी हो सकता है जैसे रियल एस्टेट है, फाइनेंशियल भी हो सकता है जैसे कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं। इससे आपकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है। कैसे कि आप अगर जैसे मिसाल के तौर पे ज़मीन आपने ली हुई है तो वक्त के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो आपकी एसेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। इसकी वर्थ होती है जो कि इनकम अर्निंग के लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट आपने की है तो उससे इनकम अर्न हो रही होती है और आपकी वेल्थ जो है वो ग्रो भी कर रही होती है। ओनरशिप आपके कंट्रोल में होती हैं ये चीज़ें, और इनकम जनरेशन होती है, जैसे कि अगर घर आपने किराए पे दिया हुआ है तो आपको रेंट आएगा, या फिर आपने जो शेयर्स ख़रीदे हुए हैं वो आपके डिविडेंड वगैरह देंगे। टाइप्स एंड एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी होती हैं एसेट्स में, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो रियल एस्टेट की कैटेगरी के अंदर प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिनसे आप मनी अर्न कर सकते हैं या इन्हें आप बेच कर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप बेच देते हैं तो आपको वन टाइम प्रॉफिट होता है, और अगर आप रेंट आउट करते हैं तो आपको रेगुलर इंटरवल्स के बाद इनकम हासिल होती रहती है। और कैश एंड इक्विवेलेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके इस्तेमाल में लिक्विड मनी है, लिक्विड कैश है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, इक्विवेलेंट्स हैं जैसे जिन्हें कैश में बदला जा सकता है, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स होते हैं। स्टॉक्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी के आपको डिविडेंड देते हैं या कैपिटल गेन देते हैं, जिसे आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में खरीदते बेचते हैं। बॉन्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्ड्स होते हैं, वो एक लोन होता है जो आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं जब आप उनसे बॉन्ड्स खरीदते हैं, या कंपनीज़ के बॉन्ड्स होते हैं। इन पे रिटर्न्स कम होते हैं। बिजनेसेस यानी आपका एंटरप्रेन्योरशिप जब आप कर रहे होते हैं, आपका कोई बिजनेस होता है वो आपका एसेट है जो कि आपको प्रॉफिट दे रहा होता है, और वक्त के साथ साथ ये ग्रो करता है अगर आप इसे बेहतर तरीके से चलाएं, और सेल्स से आपको प्रॉफिट मिलता है, सर्विसेज से आपको प्रॉफिट मिलता है, या इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट अर्न होता है। पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ की प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपकी अपनी ज्वेलरी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके आर्ट पेंटिंग्स वगैरह जो आपने इस्तेमाल किए, कलेक्टिबल्स हैं आपके, एंटीक्स हैं, ये सब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मतलब आपने कोई नई क्रिएशन की है, कोई इन्वेंशन की है, कोई आपने पेंटिंग ड्रॉ की है, तो वो आपकी जो है वो क्रिएशन है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। या आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इनकी लाइसेंसिंग होती है और इनकी सेल्स से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है एसेट्स? वेल्थ बिल्ड करते हैं, वैल्यू इनसे अप्रिशिएट होती है, और फाइनेंशियल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्फ्लेशन में आपको जो है वो फ़ायदा देते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है आपकी,
इनकम पे रिलायंस आपका कम हो जाता है और एसेट्स बढ़ते जाएं तो आपकी नेट वर्थ बढ़ती जाती है, ताकि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनके मुकाबले में एसेट्स की मिकदार बढ़ेगी तो इक्विटी में इजाफा होगा। तो ये तो थे एसेट्स। दूसरी चीज़ जो है वो लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स तो आपकी ओनरशिप है ना, जो चीज़ आपकी मलकियत में है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो कि आपको अदा करनी होती हैं, आपके ज़िम्मे होती हैं, जैसे कि लोन है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मॉर्गेजेस हैं, मतलब रहन वगैरह रखी हैं आपने कोई चीज़ें। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी होती हैं। लॉन्ग टर्म वन जो होती हैं उन्हें 1 साल से ज़्यादा के अरसे में आपने साथ वगैरह में या जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अदा करना होता है। और ये भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको बेहतर तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे वेल्थ रिड्यूस होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है कि जब आप पेमेंट्स करेंगे, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट्स पे करेंगे, पे बैक करेंगे, तो आपकी वेल्थ कम होगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकती हैं, मतलब जल्द या देर से आपको अदा करनी होती हैं। ये रिक्वायरमेंट्स उसकी कंडीशंस में लिखी होती हैं। रिक्वायर्स रीपेमेंट, ज़ाहिर है आपको असल रकम भी अदा करनी पड़ती है और उसके साथ इंटरेस्ट यानी जिसे हम सूद कहते हैं वो भी अदा करना पड़ता है। और फाइनेंशियल बर्डन पुअर मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकती है। इनस्टेबल कैसे, मतलब ज़ाहिर है अगर आप अपने लोन्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे तो बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा और आपकी वेल्थ कम होती जाएगी, एसेट्स कम होते जाएंगे और लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी और ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगी। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो क्रेडिट कार्ड हैं। क्रेडिट कार्ड्स बैंक्स जारी करते हैं जिनके ऊपर आप किसी फिक्स अमाउंट तक ख़रीदारी करते रहते हैं और फिर आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर उनको पे बैक करना होता है, अदरवाइज़ इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। बिल्स होते हैं, लोन्स होते हैं, अकाउंट्स पेबल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में मॉर्गेजेस हैं, मतलब आपने रहन रख दिया कोई मकान, दुकान, कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई अपनी चीज़, गाड़ी, मोटरसाइकिल, और उसके बदले आपने पैसे ले लिए और वक्त के अंदर आपने अदा करना होता है, वापस करना होता है। स्टूडेंट लोन होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बिजनेस लोन्स होते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल जो पोजीशन है उस पर इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपकी जो नेटवर्थ है वो कम होती रहती है। अगर आपके एसेट्स के मुकाबले में आपकी लाइबिलिटीज़ यानी अदायगियाँ ज़्यादा हो रही हों तो आपकी जो नेटवर्थ है वो कम होती जाएगी, इवन नेगेटिव हो जाएगी। डेट बर्डन, एक्सेस लाइबिलिटीज़ जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर देती हैं, इन्वेस्टमेंट आप सही तरह नहीं कर पाते। कैश फ्लो, रेगुलर डेट पेमेंट्स जो है वो अवेलेबल फ़ंड्स को कम करती हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपके पास फ़ंड्स कम रह जाते हैं अगर आपका कैश फ्लो मुतासिर होता है अगर आपने जो है वो डेट की पेमेंट्स करनी होती हैं। क्रेडिट वर्दीनेस, हाई लाइबिलिटीज़ रिड्यूस बोरोइंग एबिलिटी, जाहिर सी बात है कि आप मज़ीद कर्जे नहीं ले पाते और इंटरेस्ट रेट्स आपके लिए बढ़ते चले जाते हैं। ज़ाहिर है लोग देखते हैं कि आप ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए हैं तो आपको मज़ीद कर्जा देते हुए 100 बार सोचेंगे। साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट भी होता है, जाहिर सी बात है स्ट्रेस होगा, डिसीजन मेकिंग पे आपकी मुतासिर होगी। ज़ाहिर है आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे और हर वक्त आपको टेंशन होगी कि आपने ये जो लोन लिया ये वापस करना है। इंटरेस्ट एंड फीस देनी पड़ती हैं, इससे आपके इनकम एंड प्रॉफिट कम हो जाते हैं और लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि आपके पास कैश की कमी हो जाती है कि आप अपनी फौरी पेमेंट्स वगैरह नहीं कर पाते। अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट क्या है? डेट्स की पेमेंट जब आप करते हैं तो ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ंड्स कम बचते हैं, यानी एक चीज़ को पूरा करने के लिए जब दूसरी चीज़ आपकी नुकसान में जा रही होती है तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है उस चीज़ की। मिसाल जैसे कि अगर मैं आपको दूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपने सोना है और उसी घंटे में आपने पढ़ना है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो पढ़ाई है वो आपकी नींद जा रही है, उसके बदले में तो वो आपकी नींद पूरी ना करना उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अदर वे अराउंड अगर आप सो जाते हैं तो वो जो आप आराम कर रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो नुकसान है तालीम का जो आप 1 घंटा नहीं पढ़ रहे जो आपने पढ़ना था, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर 50,000 लोन अगर आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी किसी से बैंक से ली है या किसी इदारे से ली है स्टोर ओपन करने के लिए, और क्रेडिट कार्ड डेट भी है आपके पास, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी $5,000 तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड भी है, उस पर भी आपने कर्ज मतलब दिया हुआ है, की हुई है शॉपिंग वगैरह या जो भी, तो आपके बिज़नेस से वो रकम निकल जाती है, उस ग्रोथ कम हो जाती है और इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको केयरफुली हैंडल करें। अच्छा जी, तीसरी चीज़ है इक्विटी। अभी मैंने आपको पहले बताया 2 कॉन्सेप्ट, एसेट और लाइबिलिटी का। तो एसेट तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी ओनरशिप है, आपकी अपनी वेल्थ है। आपके जो
लाइबिलिटीज़ हैं वो अदायगियाँ हैं, लोन्स हैं आपके ज़िम्मे, वो चीज़ें हैं जो आपने दूसरों की अदा करनी है, इदारों की या लोगों की। इक्विटी जो है वो एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस कहलाता है। यानी अगर आपकी जो ओनरशिप है में चीज़ें हैं उनकी वैल्यू अगर हमें लेनी है, नेट वर्थ लेनी है, तो हमें क्या करना होगा कि आपके एसेट्स में से आपकी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे और ये कहलाएगी इक्विटी। ये आपकी मिसाल के तौर पे $2 लाख का एक घर है और 1,50,000 आपने उसको रहन रख के लिए हुए हैं, तो उसकी इक्विटी सिर्फ क्या रह जाएगी, $50,000। यानी जब तक आप अदा नहीं कर देते तब तक आपके लिए उस घर की सिर्फ मालियत जो है वो $50,000 रह जाती है जो आपके पास है, उसकी वर्थ आपकी। इक्विटी ओनर्स इक्विटी होती है। इसकी टाइप्स में सबसे पहली अगर हम देखें तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय द ओनर, यानी एक ओनर ने एक बिज़नेस में कैपिटल लगाया है, सरमाया लगाया है, तो वो उसका फाइनेंशियल स्टेक है बिज़नेस में, उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है, एक शेयर होल्डर की वैल्यू होती है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, मतलब एक कंपनी में किसी शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो उसकी शेयर होल्डर इक्विटी कहलाएगी। होम इक्विटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है जिसमें से आप उसमें से रहन की रकम निकाल दें, तो वो ओनर्स की इक्विटी कहलाती है होम में, प्रॉपर्टी में। अब इक्विटी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। जैसे $250,000 का घर है और $1,000 या $1,00,000 जो है वो आपने मोर्गेज लिया हुआ है, तो $150 आपकी इक्विटी बनती है। जाहिर है नेटवर्थ जो आपकी फिर बचेगी। इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है कि इक्विटी शोज ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स एंड सपोर्ट ग्रोथ। जाहिर है आपको बिजनेस को अपने ग्रो करना है, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, तो आपकी इक्विटी देख के ही वो आएंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस कितना पॉजिटिव है आपका, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि आपको मज़ीद कर्जे लेने की ज़रूरत है या नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए क्या है कि वेल्थ वक्त के साथ साथ आपकी बढ़ रही है, इक्विटी आपकी ये बताती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी ये होती है और फ्यूचर की प्लानिंग आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक घर जो है वो $3 लाख का है और $150,000 आपने मॉर्गेज में लिए हुए, रहन में लिए हुए, मतलब उसके कागजात रखवा के घर के आपने कर्जा लिया हुआ है, तो इक्विटी जो है नेटवर्थ क्या रह जाएगी, $150, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इसकी क्या बनती है, इट शोज द बैलेंस बिटवीन कंपनीज एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटीज, ठीक है। और इसको आप रीअरेंज कर लें तो आप दूसरी तरह से उसको कर सकते हैं। तो एसेट्स क्या हैं, आपकी ओनरशिप है, लाइबिलिटीज़ जो हैं जो आपने अदायगियाँ करनी हैं, लोन्स, और इक्विटी जो है वो इसका डिफरेंस है आफ्टर द पेमेंट ऑफ डेट्स। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, एसेट्स में कैश एसेट्स हैं आपके पास 50,000 के, इक्विपमेंट है आपके पास बिजनेस में $150,000 का, और इन्वेंट्री में आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं तैयार वो $20,000 की है। तो इनको अगर आप जमा करेंगे तो आपका टोटल कैश आ जाएगा, मतलब 50,000 प्लस 150,000 प्लस 20,000, तो 220,000 या $2,20,000 के आपके टोटल क्या हो जाएंगे, एसेट्स। लाइबिलिटीज़ जो हैं आपकी, सप्लायर्स को जो आपने पेमेंट करनी है $40,000 और लोन आपने लिया हुआ है $1,00,000 का, तो टोटल लाइबिलिटी आपकी हो जाएगी $1,40,000। तो एसेट्स आ गए आपके $2,20,000, लाइबिलिटीज़ आपकी आ गई $1,40,000। तो इक्विटी क्या आएगी, इन एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो $80,000 जो है वो इक्विटी, ओनर्स इक्विटी है। यानी अगर आप तमाम कर्जे अदा कर दें तो आपकी जो वर्थ है बिजनेस की वो $80,000 रह जाती है। इसी तरह से पर्सनल फाइनेंस जो है उसकी भी आप एग्जांपल कर देख सकते हैं सॉरी, यहाँ पे दी हुई है। तो सेम यही प्रोसीजर है कि आप तमाम एसेट्स को जमा करें, तमाम लाइबिलिटीज़ को जमा करें, फिर एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो आपको इक्विटी मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़।